एवरीवन, मैं सर्वज्ञ अग्रवाल टीम विधिक वर्ष से बेसिक्स ऑफ लेजिस्लेशन कोर्स सब्जेक्ट के अंडर आज आप सभी को काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि लेजिस्लेशन होता क्या है आखिरकार। सो टॉकिंग इन वेरी सिंपलर टर्म्स, legislation is making of any law. It is the promulgation of rules passed by an authority which has the power to do so. तो legislation एक तरीके से law ही है. It's the making of the law by an authority who has the power to do so in very simpler terms. तो अगर हम काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन की बात करें तो आपके सामने ये चार्ट आता है। तो दो तरीके होते हैं जिसमें सबसे पहले हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला डेमोक्रेटिक प्रोसेस और नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आखिरकार क्या होता है? देखिए, हम चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है, जिसे हम जिताते हैं वो लोकसभा पहुंचते हैं। जब हम चुनाव में वोट डालते हैं तो ये प्रोसीजर क्या है? वी आर इलेक्टिंग सम पीपल टू गो टू लोकसभा to work for us, to be our voice. They are representative of people. They are called representative of people. तो जिस लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक अहम किरदार निभाते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और जहां उनका कोई भी रोल नहीं होता है वो नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फर्दर क्लासिफाई करें तो वो दो तरीके में बढ़ जाते हैं, रिटन लॉ और अनरिटन लॉ। अनरिटन लॉ की बात करें तो कन्वेंशन, कस्टम। रिटन लॉ की बात करें तो इंडियन लॉ, ब्रिटिश लॉ। फिर इंडियन लॉ में और फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, सुप्रीम लॉ, ऑर्डिनरी लॉ, और उसके आगे जो हम अगली स्लाइड्स में पढ़ने जा रहे हैं। नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहां मेनली दो ही वो हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और जुडिशियल लेजिस्लेशन। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने दिमाग में बसाए रखिएगा, जिससे कभी भी अगर आपको काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन के बारे में आंसर करना हो तो अगर आप ये अपने दिमाग में चार्ट भी पिक्चराइज कर लेते हैं तो ये बहुत मददगार होगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि रिटन लॉ क्या है और अनरिटन लॉ क्या है, ठीक है। अब रिटन लॉ ऐसा लॉ जो कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, जिसे लिखा गया है, बहुत सोच समझकर पास किया गया है, लोगों ने उस पर बहस की है, वो रिटन लॉ कहलाता है। वहीं अनरिटन लॉ शायद वो कागजों में नहीं है लेकिन समाज का एक अंदरूनी हिस्सा बन चुका है। कैसे? क्योंकि वो बहुत समय से एक प्रैक्टिस चलती आ रही है। तो वो हमारे या तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाता है या फिर वो हमारी सोसाइटी का, कम्युनिटी का पार्ट हो जाता है। इस मारे वो अनरिटन लॉ कहला दिया जाता है। अगर अब हम रिटन लॉ की बात करें तो इसमें दो प्रकार के लॉ हो सकते हैं, एक तो इंडियन लॉ और एक ब्रिटिश इंडियन लॉ या फिर ब्रिटिश लॉ। तो अगर हम ब्रिटिश लॉ की बात करें तो देखिए, एक 1947 में जब हमको आजादी मिली तो उससे पहले हमारे यहाँ जो भी लॉ आते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होके आते थे, जिन्हें हम ब्रिटिश लॉ कह दिया करते थे, ठीक है। तो आज के समय में भी वो ब्रिटिश लॉ कई जगहों पे, मतलब इंडिया में कई ऐसे लॉज हैं जो आज तक वर्क करते हैं। अगर अब हम इंडियन लॉ की बात करें कि माने जो लॉ इंडिया में ही बना है, ठीक है, तो वे दो प्रकार का है, सुप्रीम लॉ और ऑर्डिनरी लॉ। तो सुप्रीम लॉ आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। इट इज द डॉक्यूमेंट विच इज बीन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंट्रोल एंड रेगुलेट गवर्नमेंट एजेंसीज। अब वो गवर्नमेंट एजेंसीज क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। वो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ इन आवर कंट्री, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अगर हम ऑर्डिनरी लॉ की बात करें तो द लॉ विच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर टू रेगुलेट and control the act of government agencies is known as ordinary law. So it is not so difficult to amend ordinary law. मतलब हाँ, बहुत टायरसम प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हाँ, लेकिन अगर मेजॉरिटी है आपके पास, अगर मेजॉरिटी उसके पक्ष में है तो आप उसे इजीली अमेंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ऑर्डिनरी लॉ इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस
हैज टू कंफर्म टू द सुप्रीम लॉ, माने वो सुप्रीम लॉ के अगेंस्ट ना चला जाए। ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इंडियन ब्रिटेन लॉ की अगर हम बात करें या फिर ऑर्डिनरी लॉ की अगर हम बात करें, तो ये 3 तरीके से पास हो सकता है ना, पास हो सकता है या फिर आ सकता है। तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल लेजिस्लेचर। अब लोकल लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो 1992 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था जिसके तहत लोकल लेजिस्लेचर को भी जोड़ दिया गया था। अब लोकल लेजिस्लेचर क्या, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, पार्लियामेंट से अगर किसी भी उसको पास होना है लॉ को, तो उसके पास कुछ पावर्स होती हैं जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी हैं। आर्टिकल 246 आप सभी को पता होगा, जिसमें यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन सब की बात हुई है। तो पार्लियामेंट वो वाले लॉज बना सकती है जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो वो वाले लॉज बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जैसे आर्टिकल 246(2) और आर्टिकल 246(3). अगर लोकल लेजिस्लेचर की बात करें तो शेड्यूल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो पावर मेंशन है उसके हिसाब से, उसके तहत ये लॉ बना सकते हैं। ब्रिटिश इंडियन लॉ। तो ब्रिटिश इंडियन लॉ क्या है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि 1947 में जब हमको आजादी मिली तो उसके पहले भी हमें कोई तो गवर्न करता था। ब्रिटिशर से हमें आजादी मिली तो हमारे पास लॉ भी थे, है ना। तो कई लॉ आज तक हम फॉलो करते हैं जो उस समय में बनाए गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए थे, वो आज तक हम फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं भाई, वो तो ब्रिटिश ने बनाए थे, हमें तो फॉलो नहीं करने चाहिए? नहीं, ये पावर दे रखी है आर्टिकल 372 एंड आर्टिकल 366(10) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि हमें वो लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। उनके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ द ईयर 1872, द लॉ ऑफ एविडेंस ईयर 1872, इंडियन पीनल कोड 1860। अगर हम सीपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, द सिविल प्रोसीजरल कोड, द क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, तो वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ही पास किए गए थे, जिन्हें हम आज तक फॉलो करते हैं। उनमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं और आते तो उनको बहुत सारा चेंजेस हो गया है, लेकिन ये एग्जांपल सबसे बेस्ट होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स व्हिच यू शुड नो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश इंडियन लॉ इन आवर कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनरिटन लॉ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अनरिटन लॉ कौन सा लॉ होता है, जो लॉ कहीं भी मेंशन नहीं है लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, वो अनरिटन लॉ होता है। ठीक है, उसे समाज ने अपनाया है, इस मारे ही उसने लॉ का रूप ले लिया है। उसे समाज ने अपनाया है इसीलिए उसने लॉ का रूप ले लिया। तो अगर ये 2 प्रकार के हैं, कन्वेंशन और कस्टम। अब हम सबसे पहले अगर कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन क्या है, जो प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से फॉलो होती आ रही हैं वो शायद अब एक कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं, वो कन्वेंशन है। आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से होती आ रही हैं और अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गई हैं, वो कन्वेंशन है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दे रखा कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन। वो तो सारी चीजें हैं कि हाँ प्राइम मिनिस्टर की ओथ कैसे होगी, क्या होगा, कब होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन ये कहीं है नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस क्या है, जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी, ध्यान दीजिएगा कि जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी वो पार्टी एक बंदे का नाम प्रपोज करेगी और वो बंदा प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, प्रैक्टिस है। लेकिन अब ये इतने सालों से होती आ रही है, हमेशा इसी प्रैक्टिस से हमने प्राइम मिनिस्टर अपना चुना है, तो ये एक कन्वेंशन बन चुका है। ऐसे ही अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, हाँ जी, हमारे उसमें कहीं नहीं है कि कब होगा डिसॉल्व, कैसे होगा डिसॉल्व। जब प्रेसिडेंट की मर्जी होती है, जब वो देखता है कि मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो डिसॉल्व हो जाती है हमारी पार्लियामेंट। एक और एग्जांपल है इसका, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। कुछ तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस माने एमपी लोगों को मिले होते हैं, आर्टिकल दे रखे होते हैं ना, जैसे 1051, 1052, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम सिविल अरेस्ट, लेकिन कहीं नहीं है। सबसे कॉमन एग्जांपल गाड़ी, बंगला, एमपी लोगों को मिलता है ना, कहीं मेंशन है नहीं है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन हो गया। अब आते हैं
हम कस्टम पे। कस्टम क्या है? अब अनरिटन लॉ तो वही है ना जो कहीं लिखा नहीं है, प्रैक्टिस होती आ रही है। तो कन्वेंशन और कस्टम में अंतर क्या रहा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कन्वेंशन और कस्टम में अंतर क्या रहा। तो कन्वेंशन जो प्रैक्टिस इतने टाइम से हो रही है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाए, ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाए वो होती है कन्वेंशन, और जो कम्युनिटी का पार्ट बन जाए वो होता है कस्टम। अब कम्युनिटी का पार्ट कैसे बनेगा? कस्टम का फायदा ही है और इसके नुकसान भी हैं, लेकिन अगर फायदे की बात करें, शायद इतने समय से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इट हैज बीन फॉलोड बाय द पब्लिक। तो जब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ हैं तो वो लॉ के फॉर्म जब लेता है तो लोग उसके साथ रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आती है और कोर्ट को इतना इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोगों ने बनाया है, लोग उसके पक्ष में है, लोग ही उसे फॉलो कर रहे हैं, तो कोर्ट क्यों इतना इंटरफेयर करेगा? ठीक है। तो इसी तरह वो कम्युनिटी का पार्ट है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? शायद बहुत समय बाद या फिर जब बहुत समय तक वो प्रैक्टिस होती रहती है तो वो प्रथा, कस्टम प्रथा थोड़ा बुरी बन जाती है, थोड़ी बुरी हो जाती है, जिसमें कुछ चेंजेस की जरूरत होती है। अब लोग इतने रिजिड होते हैं कि वो चेंजेस लाना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो भाई उसके पक्ष में है, तो ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं, वो उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो अगर उसे चेंज करना होता है तो उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉल्ट लड़ना पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें, सती प्रथा। सती प्रथा एक समय पे चालू की गई, इतने सालों तक फॉलो की गई, थी तो बुरी। फिर उसे एबॉलिश करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, तो ये एक तरीके का कस्टम ही था। बाकी एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख सकते हैं। मैरिज विद वंस ब्रदर्स विडो, मैरिज विद सिस्टर्स डॉटर, एडॉप्शन ऑफ डॉटर्स सन, सिस्टर्स सन, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी। फिर एक विडो री मैरिज है, पहले अलाउ नहीं किया जाता था, कस्टम था, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, लेकिन ये बुरा था, समय के साथ देखा गया नहीं होना चाहिए, इस मारे विडो री मैरिज भी अब होता है, विडो री मैरिज भी अब अलाउड करते हैं। तो शायद, मुझे उम्मीद है आपको अब तक सब समझ आ रहा होगा। अब आगे अगर हम बढ़े तो ये होता है नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है, काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन के हमारे दो डिस्ट्रीब्यूशन थे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर अब हम नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करें, जैसे कि मैंने कहा, जहां रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पे, जहां रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल लॉ मेकिंग में कोई अहम किरदार नहीं निभाते हैं, वो नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली हमने कोई रोल नहीं निभाया है उसमें। ठीक है। तो इसके दो प्रकार हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और जुडिशियल लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और जुडिशियल लेजिस्लेशन। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की बात करें तो हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो पिक्चर में आ जाते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 123, सबको पता होगा आर्टिकल 123 क्या होता है? ऑर्डिनेंस। जब प्रेसिडेंट जब दोनों हाउसेस, न लोकसभा न राज्यसभा, दोनों सेशन में नहीं होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, या फिर उसे लगता है कि बहुत इमीडिएट नीड है तो भी प्रेसिडेंट जी जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस जो है वो 6 हफ्ते तक वर्क भी करता है जब सेशन में आ जाते हैं, और अगर उसमें प्रेसिडेंट को लगता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है तो वो खत्म हो जाता है, निरस्त हो जाता है। वो एक अलग बात है, ऑर्डिनेंस में हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, शायद वो किसी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आर्टिकल 123 एक अच्छा एग्जाम्पल है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का। फिर दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 357। जब इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट रूल रखता है तो जो लॉ प्रेसिडेंट द्वारा पास किए जाते हैं उनकी भी उतनी ही वैल्यू होती है कि अगर वो लॉ पार्लियामेंट पास करे। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। तो सिंपल शब्दों में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन वो लेजिस्लेशन है जिसे एग्जीक्यूटिव द्वारा पास किया गया है। और एग्जीक्यूटिव के एग्जांपल आपको पता ही होंगे, एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आता है, एग्जांपल नहीं कहना चाहिए, इसके अंदर कौन आता है, जैसे कि गवर्नर हो जाते हैं स्टेट्स के, फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब हो जाते हैं, ऐसे ये होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। अब अगर हम बात करें जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है, यह आखिरी प्रकार है नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। ठीक है। अब जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है? अब हम सब लॉ के छात्र हैं, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो वो आर्टिकल 141 के तहत सभी कोर्ट्स पे इक्वली बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देता है वो सभी कोर्ट्स पे आर्टिकल 141 के तहत
बाइंडिंग हो जाता। अब जिन लोगों ने केस डाला था उनके पक्ष में विपक्ष में, उन पे भी बाइंडिंग है वो तो, ठीक है। दो चीजों पे बाइंडिंग हो गया। अब तक आपने समझा होगा कि बाकी कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग है, पक्ष विपक्ष वाले लोगों पे भी बाइंडिंग है, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आम जनता पे भी बाइंडिंग होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कि कई बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आम जनता पे भी बाइंडिंग होता है, तब वो जुडिशियल लेजिस्लेशन कहलाता है। क्या आपको कुछ केसेस के नाम दिख रहे होंगे? केशवानंद भारती जी का केस जो हुआ था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इन सब में जो रिजल्ट आया था, जो रेशियो डेसिडेंडी आया था, ऑबिटर डिक्टा आया था, वो सब आज तक बाइंडिंग है। बहुत ऑबिटर डिक्टा की परसुएसिव अथॉरिटी अपने आप, रेशियो डेसिडेंडी आज तक फॉलो किया जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका अगर देखा जाए, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें विशाखा जी जो थी उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था, वो कोर्ट गई थी, कोर्ट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लाए थे। तो आप ये केस जरूर पढ़ सकते हैं। और अब आप, ये आपका काम है, अब हम वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं, अब ये आपका काम है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या जजमेंट आया था और इसके कारण ही कौन सा लेजिस्लेशन पास हुआ था। ठीक है, आपने पूरी वीडियो देख ली, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, आपको अपना होमवर्क भी समझ आ गया। आपको अभी जाके विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पढ़ना है, उसका जजमेंट पढ़ना है, उसके बारे में रिसर्च करनी है और हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताना है कि कौन सा लेजिस्लेशन था जो इसके तहत पास हुआ था। इसी के साथ हम अपनी वीडियो के अंत तक आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी मेल आईडी पे हमें आप मेल कर सकते हैं, आप हमें रीच कर सकते हैं हमारी इंस्टा आईडी के तहत भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।